नमस्कार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नए नए टॉपिक पर, जो कि है मैग्नेटिज्म। तो अभी तक हम देखें तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं। तो फंडामेंटल अगर बात किया जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या हुआ था, कि सबसे पहला बात तो सबसे जो पूरा इलेक्ट्रोस्टैट या इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड करता था चार्ज पर। तो एक तरह से हम देखें कि इलेक्ट्रोस्टैट या इलेक्ट्रिसिटी का जो फंडामेंटल यूनिट था वो चार्ज था। ठीक है। फिर हमने देखा कि किस तरह से कूलम्स लॉ, गॉस लॉ के थ्रू हमने देखा कि किस तरह से चार्ज जब रेस्ट में रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है। जिससे कोई अदर चार्ज जो है, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है, उसके प्रॉक्सिमिटी में आता है, तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ठीक है। तो एक तो फेनोमेना हम देखें कि चार्ज खुद क्या कर रहा है। ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। फिर हम लोग एक फेनोमेना देखे कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसमें अदर चार्ज जो आ रहे हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में देखे, फिर मूविंग कंडीशन बोल सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी में देखें। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक कंडक्शन का थ्योरी तो यही था ना कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जब उनको हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो वो मोशन में आएंगे, और फिर उससे से रिलेटेड ये पूरा हमने पार्ट पढ़े कि किस तरह से फिर मोशन होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, मोबिलिटी का बात हुआ, ओम्स लॉ का बात हुआ, सारा वो कंडक्शन की थ्योरी पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है। फिर उसी पे टेम्परेचर बेस सारा बात किए, और फिर हम लोग उसमें आए क्रिचॉफ्स लॉ में, और फिर उसके बेस्ड एप्लीकेशन देखे। तो बेसिकली हम लोग जो बात किए फंडामेंटल, तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक का फंडामेंटल चार्ज था। ठीक है। और उस चार्ज से क्रिएट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। उसी तरह से मैग्नेटिज्म का जो सबसे फंडामेंटल यूनिट है वह है मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है। तो जैसे चार्ज था वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैट का फंडामेंटल यूनिट, जो कि हम देख रहे थे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के टर्म में हमको मिल रहा था। दो तरह के चार्ज थे, पोलैरिटी का बात किया जाए तो उस तरह से यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड का भी पोलैरिटी बात किया है तो दो पोल्स होंगे। ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम, बस ये फर्क बोल, प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, फर्क बोलेंगे कि मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो फंडामेंटल यूनिट है यानी कि चार्ज में, तो चार्ज और मैग्नेटिक पोल्स में एक फ़र्क ये है कि चार्ज जो है मोनोपोल्स के टर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब आप सिंगल पॉजिटिव चार्ज या सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आपको मिल सकता है, या सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज मिल सकता है। जबकि ये जो मैग्नेटिक पोल्स है वो हरदम डायपोल के फॉर्म में रहेंगे, हरदम नॉर्थ साउथ, दो पोल हरदम रहेंगे जनरली। अगर नॉर्थ साउथ हम पोल बोल रहे हैं तो कभी हमको सिंगल नॉर्थ पोल नहीं मिलेगा या सिंगल साउथ पोल नहीं मिलेगा, तो डाइपोलर ही मिलेगा। मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं हरदम डाइपोलर होते हैं, मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक अंतर है फंडामेंटल यूनिट इलेक्ट्रोस्टैट का और आपको मैग्नेटिक का। ठीक है। मैग्नेटिक पोल्स। अब आते हैं कि वहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि आया था इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि प्रोड्यूस हो रहा था किससे, चार्ज से। उसी तरह से यहाँ पर आता है मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी किससे प्रोड्यूस होता है, चार्ज से। बस शर्त ये है कि चार्ज जो है मोशन में होना चाहिए। अगर चार्ज मोशन में है या बहुत सारे चार्ज अगर मोशन में है तो उन सारे चार्ज के चलते क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक। तो इसमें भी उसी तरह से चार्ज के मोशन के चलते मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और फिर एक और पार्ट हमको इसमें पढ़ना होगा, जैसे उसमें फिर चार्ज का पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखे कि चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अदर चार्ज किस तरह से बिहेव करते हैं जो कि हमने इलेक्ट्रिसिटी में देखे। ठीक है। तो इसमें फिर आता है कि जो मूविंग चार्ज जो आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसमें अदर चार्ज अगर आ रहे हैं, अदर मूविंग चार्ज आ रहे हैं, तो वो किस तरह से बिहेव करेंगे उस मैग्नेटिक फील्ड में। तो वहाँ हम लोग बात किए थे, पहले फंडामेंटल से स्टार्ट किए थे और फिर हम लोग गए थे उसके वर्किंग पर, है ना। पहले हम लोग देखे चार्ज, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर। यहाँ हम जस्ट अपोजिट स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में किस तरह से चार्ज मोशन अगर करता है, ठीक है, तो कैसा बिहेव करेगा, क्या होगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि कोई भी मूविंग चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो वो एक फोर्स महसूस करेगा। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट होता है वो टेस्ला है होता है। ठीक है। तो वो एक फोर्स महसूस करेगा, और ये जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का बात कर देते हैं। तो ये फोर्स, सिंपली फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है।
तो उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो इस इक्वेशन से हम देते हैं, जहाँ पर क्यू क्या है, वो जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, अगर ये पॉजिटिव होगा तो प्लस क्यू रखेंगे, नेगेटिव होगा तो माइनस क्यू रखेंगे। वी जो है वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है, और बी है मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव कर रहा है आपको चार्ज। ठीक है, तो अगर चार्ज v वेलोसिटी से, एक क्यू चार्ज जो है v वेलोसिटी से एक मैग्नेटिक फील्ड b में मूव कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड होगा क्यू वी क्रॉस b। ठीक है, v क्रॉस b इसका होगा फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा। थोड़ा सा एक साइन कन्वेंशन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, तब थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखेंगे। साइन कन्वेंशन क्या है कि जैसे कि वहाँ हम डायरेक्शन दिखा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जनरली एरो वगैरह से दिखा दे रहे थे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा स्पेशल एक काम करते हैं हम। ठीक है, कि जनरली अगर रियल लाइफ एरो ले तो एरो जो रियल लाइफ होता है वो इस तरह से होता है, आगे कुछ नुकीला पॉइंटेड होता है, और पीछे पकड़ने के लिए जो आर्चर होता है उसको पकड़ने के लिए जो भी ये उसको हम बोल देते हैं टेल होता है। ठीक है, तो टेल कुछ इस तरह से होता है और हेड इस तरह से होता है। ठीक है, अगर हेड को आप सामने से देखेंगे तो हेड जो है आपको पॉइंट के तरह दिखाई देगा, और टेल को आप पीछे से देखेंगे तो इस तरह से क्रॉस की तरह दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है यानी आप एरो को एकदम सामने से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, और अगर क्रॉस दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, तो आप एरो को पीछे से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये दो साइन हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में यूज़ करेंगे। कैसे? कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है उसका डायरेक्शन, ठीक है, अगर इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी तरफ आ रहा है। आप अगर स्क्रीन को देख रहे हैं तो समझ लीजिए स्क्रीन से निकल के आपके आंखों की तरफ जा रहा है, ये है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अगर ये आपको इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो मतलब ये जो मोबाइल हो गया, मोबाइल का स्क्रीन वो एक प्लेन हो गया, और इस प्लेन से निकलता हुआ आपकी आंखों की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहा है, अगर इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो। और अगर इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या सिंपली क्रॉस से भी दिखाया जा सकता है। ठीक है, अगर इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपके आंखों के तरफ से स्क्रीन के तरफ डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो ये दो साइन कन्वेंशन है जो यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम दिखाने के लिए। ठीक है, इसको हम आगे भी यूज़ करेंगे। तो अब फिर से आ जाते हैं फोर्स। तो फोर्स हमने यहाँ बात कर लिए कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो है क्यू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पर इस साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो है हमको वेक्टर क्वांटिटी इधर दे रहा है, और क्रॉस प्रोडक्ट का हमको पता है कि डायरेक्शन कैसे निकालना है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। तो अगर हम मान लेते हैं कि इस तरह से चार्ज का जो ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा तो वो हमको किस डायरेक्शन में मिल रहा है? वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में मिल रहा है। तो वी क्रॉस बी का राइट हैंड रूल से कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा आपको? ये मान लीजिए कि अगर 90 डिग्री पे वर्क कर रहा है, वी एकदम यहाँ पर है, एक्स एक्सिस 90 डिग्री पर, बी जो है वाई एक्सिस पर है, तो जो जेड एक्सिस हो जाएगा, जो जेड एक्सिस हो जाएगा वो हमको क्या दिखाएगा? वो फोर्स का डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से फोर्स मतलब परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा चार्ज पर। ठीक है, चार्ज पर कैसा फोर्स लगेगा? परपेंडिकुलर फोर्स। तो यानी कि जो चार्ज है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसका क्वांटिटी हमने बात कर ली क्यू वी क्रॉस बी। उसका डायरेक्शन का भी अब बात हो गया कि उसका जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमको फोर्स लगेगा, या जिस डायरेक्शन में मेरा ये दोनों दोनों कहने का मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमको फोर्स मिलेगा। वो कहाँ से हमको पता चला?
क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। तो इस तरह से 2D में आपको हम दिखा सकते हैं, जो ईजीएस्ट वे पॉसिबल वे है जो भी। तो इस तरह से आप 2D में समझ सकते हैं। आगे हम 3D में भी देखेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक पेपर है, उसमें वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में, और जो है पेपर से निकलता हुआ बाहर आपको मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स जो है उसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में लगेगा आपको मैग्नेटिक फोर्स। तो ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। अब उसके बाद आता है कि मैग्नेटिक फील्ड में तो हमको पता चल गया कि चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जो चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्रेजेंस में चार्ज को अगर मूव कराएं तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो लॉरेंज एक साइंटिस्ट है, ये एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंटल बेस पर हमको ये रिजल्ट दिए। ठीक है, कि अगर कोई क्यू चार्ज है, अगर उसको हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्रेजेंस में हम मूव कराएं तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स के चलते, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते आपको क्यू ई फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड के चलते क्यू वी क्रॉस बी फोर्स लगेगा। तो जो टोटल फोर्स होगा वो इस तरह से क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी के टर्म में दिखाएंगे। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं पहला जो है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, दूसरा जो है मैग्नेटिक फोर्स है। तो यानी कि जो चार्ज है अगर दोनों फील्ड के प्रेजेंस में अगर मूव करता है, ठीक है, तो उसको फोर्स महसूस होगा, उसको इलेक्ट्रिकल फोर्स भी महसूस होगा और मैग्नेटिकल फोर्स भी महसूस होगा। तो असल में हमने यहाँ से स्टार्ट करने का क्या रीज़न है कि हम लोग जो है वो पीछे से शुरुआत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो स्टार्ट था वो हम लोग चार्ज से स्टार्ट किए थे बात करना, और फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पे आए थे। लेकिन यहाँ पर हम क्यों सीधे हम बात कर रहे हैं आपको फोर्स से, है ना, फोर्स से चार्ज मूव कर रहा है उसको कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बात कर रहे हैं। तो क्योंकि असल में क्लासिकल फिजिक्स में शुरुआत भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स में जो शुरुआत हुआ था मैग्नेटिज्म का वो इस तरह से हुआ था। एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, ऑस्टेड, ठीक है, तो वो एक बार लेक्चर दे रहे थे। ठीक है, उस समय तक इलेक्ट्रिकल फेनोमेना डिस्कवर हो चुका था, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो बात हो रहा था, मैग्नेटिज्म भी लोग जानते थे कि ऐसा कुछ होता है, अट्रैक्शन वगैरह तो होता ही है, लेकिन एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक जो चार्ज है या इलेक्ट्रिसिटी है उसका क्या रिलेशन होता है मैग्नेटिज्म से, इसकी ये किसी को नहीं पता था, फंडामेंटल नहीं पता था। ठीक है, तो हुआ ये कि जब ऑस्टेड जो है वो लेक्चर दे रहे थे, तो इलेक्ट्रिसिटी पे एक लेक्चर दे रहे थे जहाँ पर वो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ प्रॉपर्टी बता रहे थे, और वहाँ पर नीडल भी एक कंपास था, और कंपास रखा हुआ था, जो सर्किट या जो भी वो इलेक्ट्रिकल फेनोमेना बता रहे थे, तो उस जस्ट वहाँ पर जो अप्लायंस था उसके बगल में आपको रखा हुआ था कंपास। तो जब वो स्विच ऑन किए वगैरह, तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ और वो अपना थ्योरी, अपना जो थ्योरी है ना, जब लेक्चर दे रहे थे इलेक्ट्रिक करंट पास करके डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे, तो देखे कि बगल में रखा हुआ कंपास जो है वो मूव किया, है ना, वो उसका डायरेक्शन चेंज हुआ। तो ये नज़र उनका गया, फिर इस बात को उठाया गया साइंटिस्ट कम्युनिटी के बीच में, और बात स्टार्ट हुआ। तो हम लोग क्या देखे कि इलेक्ट्रिकल, मतलब वहाँ से ऑस्टेड ने क्या देखा कि इलेक्ट्रिकल जो फेनोमेनन है वो मैग्नेटिज्म पे कुछ ना कुछ इफेक्ट डालता है। तो इस शुरुआत ही ऐसे ही हुआ था, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का क्या बेस रिलेशन है मैग्नेटिज्म से, वहीं से चालू हुआ। इसलिए हम लोग भी उसी तरह से चालू कर रहे हैं। हम लोग सीधे मान ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कंपास था, ओस्टेड के लेक्चर में जो कंपास था वो असल में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा था। ठीक है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा, और जब करंट पास किया होगा, करंट पास किया यानी कि वो कंडक्टर जो होगा, करंट पास करने का बेसिक क्या हम जानते हैं कि अंदर में चार्ज कैरियर मूव कर रहे होंगे, यानी कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। तो कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे उस कंपास, है ना, उस कंपास के मैग्नेटिक फील्ड, ओ सॉरी हम गलत बोलते, थोड़ा सा गलत, तो फिर भी चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए
मूव किए, एक कलेक्शन ऑफ चार्ज मूव किए, तो वो क्या हुआ कि, हाँ सॉरी, हाँ कंपास का जो बात कर रहे थे, कंपास का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो, और बगल में जो उसके नियर प्रॉक्सिमिटी में जो कंडक्टर में जो चार्ज मूव किए, कलेक्शन ऑफ चार्ज मूव किए, तो मैग्नेटिक फील्ड में आपको एक तरह से क्या मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है। और हम अभी तक पढ़ के आए हैं, अभी जस्ट जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें यही ना पढ़े हैं कि अगर कुछ भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है चार्ज, तो उसको एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स इस तरह से एक्सपीरियंस होगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है, और वो हमको कंपास मूव करता हुआ दिखाई दिया। अब आपको लगा होगा कि यहाँ पर तो चार्ज मूव करना चाहिए था, मतलब यहाँ तो चार्ज मूव कर रहा था, वहाँ कंपास का नीडल है वो क्यों मूव किया? तो रिएक्शन मान लीजिए एक तरह से, है ना, एक्शन रिएक्शन टाइप का। अभी ये एक्सप्लेन हो जाएगा क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, आगे। तो क्योंकि शुरुआत ही इस तरह से हुआ था, इसलिए हम लोग भी शुरुआत उसी तरह से कर रहे हैं। हम लोग भी पहले जो है वो बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज जो एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स। तो ये लॉरेंस फोर्स हम लोग यहाँ से दिखा दिए कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, और चार्ज मूव किया तो कितना फोर्स लगा। ठीक, अब आगे आते हैं हम। तो यहाँ हम लोग लगभग एक सिंपल सिंगल चार्ज का बात किए। ठीक है, अब करंट करंट कंडक्टर, जो ये अभी एक्सपेरिमेंट का हम बात कर रहे थे हॉस्टेड, उसी को डिस्कस कर लेते हैं, है ना, कि उसको डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ पर हुआ क्या होगा। तो यहाँ पर अब अभी हम सिंगल चार्ज क्यू के लिए बात कर लिए। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी उसमें कलेक्शन ऑफ चार्ज। कैसे है कलेक्शन ऑफ चार्ज? क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसमें चार्ज मूव कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, जो कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में कंडक्टर में चार्ज मूव करता है। तो वहाँ पर कैरियर कौन है, चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में मूव कर रहे होंगे, उसका कुछ स्पीड होगा, जो कि हम जान चुके हैं थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, उस स्पीड से वो मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो मूव कर रहे हैं, फील्ड है, आपको मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस हुआ होगा, चलिए उसी का बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो कंडक्टर है वो एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और लेंथ एल का कंडक्टर है, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्ज सॉरी मोबाइल कैरियर जो है उसका चार्ज डेंसिटी एन मान लेते हैं। ठीक है, तो जितना यूनिट मेरे पास, जितना बड़ा कंडक्टर है, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना, ए इंटू एल। तो पर यूनिट वॉल्यूम जो है चार्ज कैरियर वो एन है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा आपको, एन एल ए, इतना चार्ज हो जाएगा। अब जो करंट है, ठीक है, आई करंट है, फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर से, तो उसका एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वी डी, उस स्पीड से मूव कर रहा होगा। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा कितना हो जाएगा, क्यू चार्ज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ चार्ज हमको पता है एन एल ए, नंबर ऑफ चार्ज जो है एन एल ए है। और एक चार्ज पे अगर हमको पता है कि क्यू चार्ज है ना, मैग्नीट्यूड जो है एक चार्ज का वो क्यू है, तो क्यू इंटू नंबर ऑफ चार्जेस, तो टोटल चार्ज हमको पता चल गया कितना है, एन एल ए क्यू। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है, तो वी डी हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड बी। तो ये फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा वहाँ पर चार्ज को। ठीक है, ये फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा चार्ज को। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। एन क्यू वी डी को, है ना, एन क्यू वी डी को हम बोल सकते हैं करंट डेंसिटी, है ना। थोड़ा सा आपको याद करना होगा चैप्टर 3 का इक्वेशन, तो वहाँ से एन क्यू वी डी को हम करंट डेंसिटी जे बोल सकते हैं। जे जानते हैं क्या होता है, आई बाई ए, है ना, करंट डेंसिटी जो कि होता है आई बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ठीक है, तो एन क्यू वी डी को हम यहाँ पर रख दिए आपको जे। तो मेरा इक्वेशन बन गया, मेरा एन क्यू वी डी की जगह आ जाएगा आपको जे एल ए, ठीक है, एल ए, एल ए एल इन क्रॉस बी। ठीक है, जे इंटू ए क्या हो जाएगा, सिंपली आई हो जाएगा, क्योंकि जे क्या होता है आई बाई ए। तो ये हो गया मेरा आई एल क्रॉस बी। ठीक है, तो फोर्स कितना लग रहा है मेरा, यहाँ पर फोर्स लग रहा है मेरा कंडक्टर, ठीक है, जहाँ पर जिसका लेंथ जो है एल वो है, जिसको वेक्टर मैग्नीट्यूड वेक्टर से दिखा रहा है। ठीक है,
तो अगर एल लेंथ का जो हम कंडक्टर ले रहे हैं उस पे करंट आई फ्लो कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड बी के प्रेजेंस में है, तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा आई एल क्रॉस बी। यहाँ पर जो लेंथ है उसको हम वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, ये फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा उस ओस्टेड के लेक्चर के समय जो वो बता रहे थे कंपास को। ठीक है, हाँ। तो अब आते हैं सिंपल सा कौन सा बात पे आते हैं, थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं और इसको और अच्छा से समझते हैं। क्वेश्चन है मेरा सिंपल कि एक स्ट्रेट वायर है जिसका मास है 200 ग्राम, लेंथ है 1.5 मीटर, उसमें करंट 2 एम्पियर का जा रहा है, हवा में बीच में है, बीच में हवा में लटका हुआ है। और वो जो जहाँ पर भी लटका हुआ है वहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड वो एक्सपीरियंस कहीं से मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखे हैं, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रहा होगा। अब उस पर लग रहा होगा फोर्स। ठीक है, फोर्स लग रहा होगा, तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड के चलते हवा में लटका हुआ है। ठीक है, उसको कोई सपोर्ट नहीं दिए हुआ है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के चलते हवा में लटका हुआ है। तो हमको निकालना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वैल्यू कितना होगा। ठीक है, अब सिंपल सा बात है कि अगर कोई वायर है और हवा में लटका हुआ है, तो सबसे पहला बात कि वायर यहाँ पर इस तरह से हम सिलेंडर से दिखा दे रहे हैं वायर को। तो हवा में लटका हुआ है यानी कि उसके पास मास है और उसके चलते एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा होगा नीचे की तरफ। और हवा में लटका हुआ है यानी कि ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा जो इसको बैलेंस कर रहा होगा। और यहाँ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में लग रहा है तो वो कौन सा फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा आपको अभी हमने पढ़े, करंट करंट कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है आई एल क्रॉस बी। तो ये हो रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा आई एल क्रॉस बी। ठीक है, इतना फोर्स लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा एम जी फोर्स, दोनों एक दूसरे का बैलेंस कर रहा होगा। तो यहाँ से मेरा कंडक्टर जो है हवा में लटका हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अब आते हैं हमको क्या यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है कंडक्टर का, मास दिया हुआ है 200 ग्राम, जी का वैल्यू तो हमको पता ही है, तो हम इसको कैलकुलेट सिंपली कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और इससे आप मैच कर सकते हैं। तो यहाँ एम जी इक्वल टू आई एल बी हो गया, जहाँ से बी को हम बोल सकते हैं एम जी बाई आई एल। सबका वैल्यू पुट कर दिए, और जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड जिसका यूनिट हम जानते हैं टेस्ला होता है, तो वो कितना है 0.65 टेस्ला। ठीक है, तो छोटा सा न्यूमेरिकल था इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब फिर से घूम के हम आते हैं उसी बात पर कि मूविंग चार्ज जो है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से बिहेव करता है। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स चीज़ में बढ़ते हैं। तो हम तो ये देखिए कि फोर्स जो है ना वो कितना लग रहा था क्यू वी क्रॉस बी, यानी जो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा तो उसके परपेंडिकुलर जो है फोर्स लगेगा। अब पहला कंडीशन ले लिए कि यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपको क्रॉस से दिखाई दे रहा है, यानी कि आपके आँख से स्क्रीन के तरफ का डायरेक्शन है। ठीक है, और जैसा स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है तो इस स्क्रीन पर जो आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन है इधर है। ठीक है, अब जो आप वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर आ रहा है, और वो किस तरफ पॉइंटेड है, इस सेंटर के थ्रू। तो यहाँ पर क्योंकि वेलोसिटी पूरा पूरा परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड पर, तो जो फोर्स लग रहा है उसको एक सर्किल में मूव करवा रहा है ना, एक सर्किल में मूव करवा रहा है। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स है एक तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, और उसको सर्किल में मूव करा रहा है। ठीक है, जो हमने जस्ट मैग्नेटिक फोर्स जो अभी पढ़ के आए ना क्यू वी क्रॉस वी, उसको दो अलग अलग कंडीशन में देखेंगे। ठीक है, तो ये देखेंगे कि पूरा पूरा जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है मेरा मैग्नेटिक फील्ड के। तो जो फोर्स जो लग रहा है, जो दोनों के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, वो जो चार्ज पार्टिकल है उसको एक सर्किल में मूव करा रहा है, एक परफेक्ट सर्किल में मूव करा रहा है। ठीक है, ये हो गया कि जब वेलोसिटी जो है वो एकदम एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं कि ऐसा ना हो, परपेंडिकुलर ना हो। कहने का मतलब है कि वेलोसिटी
और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन जो है वो क्या हो, थीटा यहाँ पर ले लेते हैं कोई एंगल, तो परफेक्ट 90 डिग्री नहीं बना रहा। तो अब वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, है ना, वी साइन थीटा, वो वो कंपोनेंट आपको सर्किल में मूव कर रहा है, ठीक है। और एक इसका पैरेलल कंपोनेंट होगा, वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में उसको मूव कराएगा। क्या बोल रहे हैं, इसको थोड़ा सा सिंपल समझिए कि यहाँ थोड़ा 2D में समझाने में दिक्कत है, तो चलिए अच्छा से 3D में समझते हैं कि होगा क्या। तो चलिए, हाँ तो चलिए परफेक्ट, यहाँ पर मेरे पास 3D है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से मोशन होगा। तो यहाँ पर जो एरो है अब वो आपको दिखा रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। वो आपको ऑरेंज कलर का जो बॉल है वो असल में एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब इसको हम हटा देते हैं, है ना, देखने में अच्छा नहीं लगेगा बहुत। हाँ अब थोड़ा क्लियर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझ गए। वो एक तरह से ये जो ब्लू लाइन दिखाई दे रहा है, जिसको फॉर एग्जाम्पल हम जेड एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, तो उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब हम इसको एक तरह से टेढ़ा फेंकने वाले हैं, है ना, वहाँ से हम इसको टेढ़ा फेंकेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है, बस उसको अब दिखा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। आप डायरेक्शन उसका याद रखिए। तो अब हम जब उसको फेंकेंगे, ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, तब होगा क्या कि ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसको उस पर परपेंडिकुलर लगेगा और एक सर्किल में मूव कराएगा। लेकिन इसका एक कंपोनेंट रहेगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, ब्लू लाइन के डायरेक्शन में, इसका पैरेलल कंपोनेंट ब्लू लाइन के डायरेक्शन में, तो उसको ऊपर भी मूव कराएगा, ठीक है। तो जो पैरेलल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो उसको ऊपर मूव करा रहा है, ठीक है। और जो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वो उसको मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करवा रहा है और उस सर्किल में मूव करा रहा है। तो इस तरह से आपको जो है मूव करता हुआ दिखाई देगा चार्ज पार्टिकल, और ऐसा पाथ को हम बोलते हैं हेलिक्स, ठीक है। ये सर्कुलर स्प्रिंग टाइप का पाथ दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं हेलिक्स। तो अगर कहने का मतलब है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक परफेक्ट 90 डिग्री का अगर एंगल नहीं बनेगा, तो जो मोशन है चार्ज पार्टिकल का, वो किस तरह से होगा, हेलिक्स की तरह से, हेलिकल मोशन इसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है वो एक तरह से सर्किल में भी मूव कर रहा है, देखिए रेडियस फिक्स है सर्किल का। तो अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे, ठीक है, तो ऊपर से अगर हम देखें तो देखिए एक सर्किल में मूव करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और जबकि हम इसको 3D में देखेंगे तो दिखाई दे रहा है कि वो असल में सर्किल में मूव कर रहा है, साथ साथ ऊपर भी बढ़ रहा है आपको, ठीक है। तो ऊपर भी बढ़ रहा है और सर्किल में भी मूव कर रहा है, दोनों मिक्स मोशन हो रहा है और दोनों कुल मिलाकर हमको एक हेलिकल पाथ में मूव कर रहा है। तो इस तरह से हमको मोशन होगा कब, जब जो वेक्टर सॉरी वेलोसिटी है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल मैग्नेटिक फील्ड से नहीं बनाए तब। चलिए अब आगे थोड़ा सा इसी मोशन के बारे में डिटेल में बात करते हैं इक्वेशन के टर्म में। तो हम देखें कि इस तरह से मोशन हो रहा था, ठीक है। इस तरह से हमने देखे जो वहाँ पर मोशन हो रहा था, जो वेक्टर सॉरी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको इस तरह से सर्किल में मूव करा रहा था, और जो पैरेलल वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ा रहा था। तो यहाँ पर सर्किल भी हो रहा है, और आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, वो आगे भी बढ़ रहा है, ठीक। तो अब इसमें कुछ कुछ टर्म है, जैसा ये जो हेलिकल पाथ है, इसमें जो सर्किल फॉर्म कर रहा है उसका एक फिक्स्ड रेडियस था, तो हम पहले उसका रेडियस का बात करेंगे। फिर जो यहाँ पर आप गैप देख रहे हैं, हर सर्किल के बीच में एक गैप है, सर जो स्प्रिंग टाइप का दिखाई दे रहा है उसमें जो अलग अलग सर्किल दिखाई दे रहा है, तो वो एक पूरा कंप्लीट सर्किल जो वो मार रहा है, तो उसमें उसका जो पैरेलल कंपोनेंट है उसके चलते कुछ आगे बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं पिच, कि एक कंप्लीट रोटेशन में वो कितना आगे बढ़ा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। तो ये हम दो चीज़ का बात करने वाले हैं, पिच का कि कितना आगे बढ़ेगा, ठीक है, एक एक पूरा
टाइम पीरियड में, एक पूरा कंप्लीट सर्किट यानी कि एक पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड में वो कितना आगे मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी कि पिच निकालेंगे। और ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये जो हेलिक्स बन रहा है, ठीक है, इसका रेडियस कितना होगा। तो जो सर्किल बन रहा है वो बन रहा है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना। वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पर हम, तो वहाँ पर जो यानी कि फोर्स जो लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से वर्क हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी जो है वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जा रहा है सर्किल में मूव करने के लिए। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आपको मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमको जो रेडियस है वो कितना मिल गया, एम वी बाई क्यू बी, ठीक है। ये कहाँ से आया, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्किल मूव कराने के लिए जो फोर्स रिक्वायर होता है वो सेंट्रीपिटल होता है, वो होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। जबकि ये क्या है, ये आपको है मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि चार्ज जो मूव कर रहा है सर्किल में मूव कर रहा है और वो मैग्नेटिक फोर्स के चलते मूव कर रहा है। तो यहाँ पर इस खास केस में आपको मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस इक्वेशन को इक्वेट करके हमको रेडियस जो है हेलिक्स का वो पता चल गया, वो हो गया एम वी बाई क्यू बी। अब अगला बात करते हैं ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई न्यू। 2 पाई न्यू जो है यानी कि फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का तो खैर बात नहीं हुआ, तो चलिए उसका भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो है इस रोटेशन सॉरी इस सर्कुलर मोशन का जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ओमेगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा आपको, जो ओमेगा होता है रोटेशनल मोशन से, वो आपको याद होगा कि लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा आर हो रहा था, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आर, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ये ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है। वी मेरा वैल्यू निकल चुका है, वी तो वी ही है, और आर का वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाले पिछले इक्वेशन में, तो वहाँ पर हम वहाँ से ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा क्यू बी बाई एम, ठीक है, क्यू बी बाई एम आ जाएगा उस इक्वेशन से, ठीक है। और ओमेगा जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है वो आपको किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई न्यू के बराबर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 2 न्यू जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। टाइम पीरियड जो है वो बात कर लेते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम पीरियड जो है रोटेशनल मोशन में होता है 2 पाई बाई एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा का वैल्यू और टाइम पीरियड 1 बाई आपको फ्रिक्वेंसी भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ से ओमेगा पुट करेंगे तो आपको टाइम पीरियड भी निकल जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड आपका कितना आ जाएगा, 2 पाई m/क्यू बी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी भी आपको पता चल गया, फ्रीक्वेंसी आपको हो गया, लिख के ही बता देते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आपका टाइम पीरियड कितना निकल गया, टाइम पीरियड आपका निकल गया 2 पाई m/क्यू बी आपको निकल गया टाइम पीरियड। तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया इस रोटेशन सर्कुलर मोशन का, आपको फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, QB/2 पाई m। तो टाइम पीरियड बात हो गया कि एक रोटेशन में जो है पूरा एक सर्किल में मूव करने में उसको कितना टाइम लगा, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड के बाद हो गया, एंगुलर फ्रिक्वेंसी की बात की है। तो रेडियस हमने निकाल ली। अब जो सेकंड बात हमको करना था वो पिच के बारे में करना था कि एक रोटेशन में वो कितना आगे मूव किया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पैरेलल वेलोसिटी v से मूव कर रहा था, ठीक है। तो पैरेलल वेलोसिटी जो है उसको यहाँ इस तरह से दिखा रहे हैं। तो सिंपली वेलोसिटी इसका कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो हो नहीं रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कांस्टेंट है वो भी पैरेलल हम बोल रहे हैं। तो उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है, तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस जो है x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो पिच जो क्या है, पिच जो है वो डिस्टेंस ही है दो कॉन्जिक्यूटिव सर्किल के बीच में। तो वहाँ से हाफ ए टी स्क्वायर तो जीरो हो गया, तो यू टी की जगह हम v पैरेलल यहाँ कैपिटल टी यानी कि टाइम पीरियड,
एक सर्किल से दूसरा सर्किल में जाने में जो समय लग रहा है वो टाइम पीरियड के बराबर है। टाइम पीरियड हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पर टाइम पीरियड का वैल्यू रख देंगे। तो मेरा आ गया आपको पिच जो आ गया वो हो गया 2 पाई m v पैरेलल बाई क्यू बी। हाँ ठीक। और एक और बात कि वो इसके पहले जो हम लोग v यूज कर रहे थे इन सारे इक्वेशन में, जहाँ जहाँ v यूज हुआ है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, तो ये जो v है वो v परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं हुआ तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। ये v परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये बात हो गया हेलिकल मोशन जो हो रहा था, ठीक है। उसमें हम पिच का बात कर लिए और रेडियस का बात कर लिए, और बीच में इंटरनल टर्म जो हम देखे फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ठीक है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इतना चीज़ का बात हो गया हेलिकल मोशन में। तो आज के लिए इतना ही। आगे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।